गौ हत्या के आरोप में पत्रकार को जो है जिला बदर कर दिया गया। पिछले दिसंबर में पत्रकार जाकिर अली त्यागी को गुंडा अधिनियम के तहत पारित एक निष्कासन आदेश के माध्यम से उनके गृह जिले मेरठ से जिला बदल कर दिया गया था, जाहिरा तौर पर क्योंकि उन पर 2020 में गौ हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। त्यागी ने आरोप लगाया कि ये दरअसल उनकी पत्रकारिता के कारण किया गया है। एक जिला मजिस्ट्रेट गुंडा कानून के तहत गुंडा के रूप में परिभाषित किसी व्यक्ति को इस संदेह पर जिला बदर करने का आदेश दे सकता है कि वे जिले के भीतर कोई अपराध कारित कर सकते हैं। माने अंधजुआ, हम कह रहे हैं कि आप कारित कर सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कह नहीं मैं कह रहा हूं कि आप कारित कर सकते हैं। चलिए जिला बदर हो गए गुंडा एक्ट में। अब अगस्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुंडा अधिनियम के दुरुपयोग को चिन्हित किया और सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए 31 अक्टूबर 2023 से पहले दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट असहमति को कुचलने के लिए बनाया गया है? अब अगस्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुंडा अधिनियम के दुरुपयोग को चिन्हित किया और सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए 31 अक्टूबर 2023 से पहले दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। अब ये देखना है कि अभी तो 10-12 दिन बचा हुआ है 31 अक्टूबर में, या 14 दिन बचा हुआ है। अभी तक तो कोई इसका प्रारूप सामने नहीं आया। अब देखिए 31 तक तैयार करने को कहा, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे तो पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण कानून 1970 जिला प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका पर निवारक उपाय के रूप में, प्रिवेंटिव उपाय के रूप में किसी व्यक्ति को उस जिले से बाहर निकालने या निर्वासित करने की अनुमति देता है। होता है ना कि जिला बदर हो गए आपका गुंडा एक्ट में। कानून का दुरुपयोग कितना व्यापक है, अब एक वेबसाइट ने स्क्रॉल ने इसके प्रावधानों के साथ इसके संचालन के उदाहरणों की जांच की है और निष्कर्ष न केवल उच्च न्यायालय की चिंता की पुष्टि करते हैं, बल्कि एक अत्यधिक ऐसे कानून को दर्शाते हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता को पूरी तरह से कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के विवेक पर निर्भर करने के लिए लगभग अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है, माने मुहैया कराता है। कुछ मामलों में यह कानून राजनीतिक कारणों से असहमत को कुचलने की कोशिश के लिए लागू किया जाता है। अगर कि आप असहमत हैं तो आपको गुंडा कानून में बुक कर दिया गया। एक जिला मजिस्ट्रेट गुंडा कानून के तहत गुंडा के रूप में परिभाषित किसी व्यक्ति को इस संदेह पर जिला बदर करने का आदेश दे सकता है कि वे जिले के भीतर कोई अपराध कारित कर सकते हैं। माने अंधजुआ, हम कह रहे हैं कि आप कारित कर सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कह नहीं मैं कह रहा हूं कि आप कारित कर सकते हैं। चलिए जिला बदर हो गए गुंडा एक्ट में। निर्वासन आदेश 2 साल तक के लिए हो सकता है, माने गुंडा बदर जिला बदर जो है आप 2 साल के लिए हो सकते हैं। आदेश में गुंडा के आचरण के तरीके के साथ साथ उनके द्वारा कुछ वस्तुओं को रखने या उपयोग करने पर प्रतिबंध या प्रतिबंध के निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट गुंडे की निगरानी में रखने का आदेश दे सकता है। निर्वासन आदेश माने जिला बदर आदेश पारित करने से पहले गुंडा को उनके खिलाफ आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया जाता है। गुंडा अपना प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ गवाह प्रस्तुत करने के लिए भी वकील की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। अपने आदेश पर पहुंचने के लिए मजिस्ट्रेट भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के दायरे से बाहर के साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट किसी भी साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है, भले ही वह अदालत में कानूनी रूप से स्वीकार्य हो या नहीं। यह पूरी तरह उसके विवेक पर आधारित है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि ये कितना निरंकुश कानून है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा
अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो नहीं मानी जाएगी, कोई लगाम नहीं लग सकती। निर्वासन आदेश का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। निर्वासन आदेश के खिलाफ अपील एक कार्यकारी प्राधिकारी आयुक्त के समक्ष की जा सकती है। समीक्षा प्रक्रिया में कोई न्यायिक प्राधिकारी शामिल नहीं है। मनमाना अधिनियम है और इसका व्यापक दायरा है। कानून उन व्यक्तियों को 11 श्रेणियां प्रदान करता है जो गुंडे के रूप में घोषित कर दिए जाते हैं। इनमें कुछ निर्धारित दंड प्रावधानों के तहत आतंक अपराधियों के साथ साथ घर पर कब्जा करना, मानव तस्करी, पशु क्रूरता और गौहत्या जैसे कुछ अन्य दंडात्मक अपराधों में शामिल भी व्यक्ति गुंडा एक्ट से कवर्ड है। शामिल शब्द के उपयोग का अर्थ यह है कि भले ही किसी को वास्तव में सूचीबद्ध दंडात्मक अपराधों के तहत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, फिर भी वे गुंडा की परिभाषा में फिट हो सकते हैं। भले ही उन पर अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया हो न किया गया हो, भले ही वे हों, बाद में उन्हें बरी कर दिया जाता है या बाद में उन्हें बरी कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से वेबसाइट के लोगों ने बात की, जिन्होंने पुष्टि की कि इसके कारण उत्तर प्रदेश गौ हत्या रोकथाम अधिनियम 1955 के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ नियमित रूप से झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। फिर भी उनके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत निष्कासन आदेश पारित किए जाते हैं। गुंडे की परिभाषा में किसी ऐसे व्यक्ति को अपेक्षाकृत खुली व्यक्ति परक श्रेणी भी शामिल है, जो आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है जो समुदाय के लिए हताश और खतरनाक है। कानून के तहत एक मजिस्ट्रेट के लिए गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करने की शर्तों में से यह है कि गवाह उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है। वह मजिस्ट्रेट को पर्याप्त सबूत के बिना पूरी तरह से अपने विवेक पर किसी को भी जिले से बाहर करने की अनुमति देता है। आप समझिए कि विवेकाधीन अधिकार कितना निरंकुश है और उसके ऊपर कोई लगाम का जो है वो नहीं। जिन लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ गुंडा एक्ट का दुरुपयोग किया है। अब गौहत्या के आरोप में पत्रकार को जो है जिला बदर कर दिया गया। पिछले दिसंबर में पत्रकार जाकिर अली त्यागी को गुंडा अधिनियम के तहत पारित एक निष्कासन आदेश के माध्यम से उनके गृह जिले मेरठ से जिला बदल कर दिया गया था, जाहिरा तौर पर क्योंकि उन पर 2020 में गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। त्यागी ने आरोप लगाया कि ये दरअसल उनकी पत्रकारिता के कारण किया गया है। 7 महीने तक घर से दूर रहने के लिए मजबूर त्यागी ने दावा किया कि कानून के इस्तेमाल से उनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि खराब हो गई है। मुझे नियमित रूप से सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और मुझे गुंडा और आतंक अपराधी कहा जा सकता है। गुंडा एक्ट के नोटिस के बाद घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं लोग। फवाद, जिसने अपना पूरा नाम नहीं बताया क्योंकि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, आजमगढ़ में एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करता है। सामान्य सेवा केंद्र ज्यादातर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मौजूद भौतिक सुविधाएं हैं, जहां नागरिक सरकार की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इनके संचालकों को सरकारी भाषा में ग्राम स्तरीय उद्यमी कहा जाता है। फवाद ने पिछले साल जून में आजमगढ़ के पास अपने गांव के प्रधान का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी से गांव के कुछ शक्तिशाली लोग नाराज हो गए। चुनाव के तुरंत बाद, जिसमें वह जीत नहीं पाए, उन पर गौहत्या का आरोप लगाया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 बार हिरासत में कुल 6 महीने बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजा। जब भी क्षेत्र में अपराध की सूचना मिलती थी तो स्थानीय पुलिस भी उसके घर में घुस जाती थी और उससे अपराध के दौरान उसके ठिकाने के बारे में पूछती थी कि कहाँ रहे हो गुरु। उन्होंने कहा, मेरे साथ एक आतंक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है, भले ही मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट रहा हो। आखिरकार फवाद ने उत्पीड़न से बचने के लिए अपना घर छोड़ दिया। अब वो आजमगढ़ शहर के एक बाजार में रहता है, जहां से वो अपना कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करता है। फवाद का कहना है कि बाहर जाने के बाद से भी उनके खिलाफ पुलिस उत्पीड़न और गुंडा अधिनियम की तरह के बाद पुलिस उत्पीड़न और गुंडा अधिनियम तक कार्रवाई बंद हो गई। अब
एक कार्यकर्ता के विरुद्ध जिला बदर का आदेश का मामला सामने आया है। गंभीरा प्रसाद सोनभद्र जिले के कोरसी गांव के पूर्व प्रधान हैं। वह एक्टिविस्ट हुआ करते थे। उन्होंने 2002 में कन्हार विस्थापित संघ या कन्हार विस्थापित पीपुल्स फेडरेशन के सक्रिय रूप से भाग लिया था, जो सोनभद्र में सिंचाई योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे को लेकर एक जन आंदोलन था। मैंने आप मुआवजे के जन आंदोलन में भी शामिल हैं तो गुरु आप गुंडे ही हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। उनके मुताबिक दिसंबर 2014 में आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के बाद उनके समेत इसमें कई कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए थे। उस दिसंबर और अप्रैल 2015 के बीच उन पर 3 अलग अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दंगा, गैर कानूनी सभा की सदस्यता, हत्या का प्रयास, एक सार्वजनिक अधिकारी को चोट पहुंचाना और डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इनमें से कोई भी अपराध नहीं किया है। दरअसल उन्हें अभी तक इनमें से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। 2016 में उनके खिलाफ गुंडा कानून के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश पारित कर दिया गया था। मैंने जिला बदर हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कमिश्नर से अपील की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन 6 महीनों के लिए छत्तीसगढ़ में रहना पड़ा उन्हें। उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद उप विभागीय मजिस्ट्रेट अक्सर सोनभद्र में उनके घर की विजिट करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस द्वारा 24x7 माने 24 घंटे निगरानी में रखा गया था। घर लौटने के बाद से प्रसाद ने सार्वजनिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने का फैसला किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगस्त का आदेश उच्च न्यायपालिका द्वारा गुंडा अधिनियम के व्यापक और स्पष्ट प्रावधानों में निहित दुरुपयोग के दायरे को पहचानने का पहला उदाहरण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 1960 में समान केंद्रीय प्रांत और बरार गुंडा अधिनियम 1946 को असंवैधानिक करार दिया था। उसने ऐसा इस आधार पर किया था कि उस कानून में गुंडा की अस्पष्ट परिभाषा थी, उसे ठीक से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था और अधिनियम इसको जो है वो क्या कहते हैं बताने में पूरी तरह विफल रहा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय इस गुंडा कानून में नहीं है। 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल के फैसले की याद दिलाते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के दुरुपयोग प्रति आगाह किया था। फिर अदालत ने मजिस्ट्रेटों को अपना दिमाग लगाए बिना छोटे अपराधों के लिए अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ भी चेतावनी दी थी। लेकिन अपना कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? सरकार के हाथ में जितने भी दमनकारी कानून है उसमें चेक एंड बैलेंस की कोई व्यवस्था नहीं, जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखते होंगे, आए दिन सुनते होंगे, तथाकथित आतंकवाद के नाम पर लोग पकड़े जाते हैं, 14 साल बाद बिना सबूत के रिहा हो जाते हैं, 18 साल बाद बिना सबूत के रिहा हो जाते हैं, 12 साल बाद बिना सबूत के रिहा हो जाते हैं। और आज तक जिन्होंने उनको आतंकवादी के रूप में पकड़ा था और पूरा उनका सुनहरा जीवन जवानी का जो है जेल में कटवा दिया, उनके खिलाफ आज तक एक नोटिस तक नहीं जारी होती कि उन्होंने ऐसी गलत विवेचना करके किसी गलत आदमी को क्यों पकड़ा।